A very good morning to all of you. This is MD Ahmad Shams. So welcome back to the channel Revise Shams View, and I am here again with a new video of class 8 physics chapter force and pressure. And in this lecture I am going to teach you what is a magnetic force and what is electrostatic force and what is gravitational force. In last lecture we have learned what is frictional force and the types of frictional force. Now let's go ahead, and we are going to talking about today what is electrostatic force and magnetic force and gravitational force. So let us start. तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे. मैग्नेटिक फोर्स हम किसे कहते हैं? तो द फोर्स विच इसमें क्या देखिए, द फोर्स विच with which a magnet attracts such things is called magnet force. ऐसा फोर्स जिससे क्या हो, मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता हो, वैसे फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेट फोर्स. द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट सच थिंग इज कॉल्ड मैग्नेट फोर्स. तो कोई भी, जैसे आप मैग्नेट ले लीजिए, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये मैग्नेट ले लिया आप, और इस मैग्नेट की मदद से आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन जो है, लोहा जो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, ये नेल जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैग्नेट फोर्स है. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट फोर्स जो है या मैग्नेटिज्म जो है वो वर्क करता है डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस से वर्क करता है. मतलब मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब किसी दूरी पे अगर आप रखे रहिएगा किसी एक ऐसी चीज़ को जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है, और आप कुछ दूर से मैग्नेट को पास ले जाइएगा तो आप कुछ दूर से ही क्या होगा, वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ. तो ऐसे फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसे कहते हैं? आप देखते होंगे, आप जब आप कॉम को अपने बाल में लगाते होंगे, ड्राई हेयर होना चाहिए, अगर उसको कुछ देर तक अपने बाल में लगाइएगा आप कॉम को, या तो स्केल जो आता है हमारा रूलर, उसको आप लगाइए अगर बाल में आप थोड़ी देर तक, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो कॉम आप अगर स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, वो उस कॉम में क्या होगा, वो सब पेपर क्या हो जाएगा, सट जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कॉम को बाल में लगाते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, आप इसको हायर क्लास में पढ़िएगा, जब आप जाइएगा 11th-12th में तो आप पढ़िएगा इसके बारे में. ठीक है, चार्ज होता है, तो ये चार्ज क्या होता है, इन कन्वर्ट मतलब चेंज हो जाता है. नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है. ठीक है, तो आप हाई क्लास जाइएगा तो पढ़िएगा इसके बारे में डिटेल में. ठीक है, तो चार्ज की वजह से क्या होता है, ये एक आपका कॉम जो है वो चार्ज हो जाता है, उसमें क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाता है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, वो फोर्स इसमें आ जाता है. ठीक है, और इससे क्या होता है, ये फोर्स जब आता है इसमें तो उसके पास अट्रैक्ट करने का, किसी चीज़ को, किसी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास एनर्जी आ जाता है. ठीक है, तो हम पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वो कॉम में आके पूरा पेपर जो है, पीस ऑफ पेपर सड़ जाता है. ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, द फोर्स विच एक्ट ऑन द पीसेज ऑफ पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या डिस्टेंस से वर्क हो रहा है, इसमें फोर्स क्या लग रहा है, तो क्या डिस्टेंस से लग रहा है. इससे पहले में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या हो, डिस्टेंस से लग रहा था, मतलब कुछ दूरी पे रख रहे थे तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता था. इसमें भी क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी क्या हो रहा, कुछ दूर तक कॉम को ले जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इसमें आके सट जाएगा. ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. इस पे हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो आप देखते होंगे जितना भी चीज अर्थ पे है, सब क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, सभी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है. तभी तो आप अर्थ पे खड़े हैं. अगर नहीं खींचता तो क्या होता, आप ऊपर उड़ जाते हैं. जब हम बॉल को फेंकते हैं, उछलाते हैं ऊपर, उसको बॉल को उछलाते हैं, तो वो बॉल नीचे क्यों आ जाता है? ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से हम छोड़ते हैं तो हमेशा वो नीचे जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके वजह से क्या होता है, अर्थ क्या करता है, सब जितने भी चीज़ है अर्थ पे, दुनिया में इतना भी चीज़, ज़मीन पे जितने भी चीज़ है, सब क्या, अर्थ क्या कर रहा है, ज़मीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. और ऐसे फोर्स को हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहाँ से? Newton's law of universal gravitation is used to explain gravitational force. क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? ये न्यूटन्स लॉ क्या है? ये न्यूटन क्या है? न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है
इसाक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा था। ठीक है, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा था और उन्होंने भी लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसके मदद से हम ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है, अर्थ है, मून है, स्टार है, ये सन है और जितने प्लैनेट है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मून के पास भी क्या है, मतलब कि उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी अपने चारों मतलब अपने तरफ किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब कहा गया है कि अगर दुनिया में जितना भी चीज़ है, वो आपका बिल्डिंग हो या तो आप हो या कोई भी हो, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आप बोलेंगे अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग कहाँ एक दूसरे में सट रहे हैं? ठीक है, कहाँ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी वेट होना चाहिए, तभी दूसरा बॉडी क्या होगा, उस पर आकर अट्रैक्ट करेगा। जैसे अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, मून का मास बहुत कम है अर्थ से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अर्थ का ज़्यादा मास है, अर्थ का वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा अर्थ का है, तो मैसिव वेट उसका है, तो इससे क्या होता है, अर्थ की तरफ मून अट्रैक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग फील नहीं कर पाते हैं कि हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो कोई स्कूल बस आपका अट्रैक्ट हो, आप स्कूल बस की तरफ अट्रैक्ट हो जाइए, या कोई भी दो चीज़ एक दूसरे, ये दो बिल्डिंग अट्रैक्ट हो जाए एक दूसरे की तरफ, इसलिए नहीं होता है क्योंकि मास डिपेंड करता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पर। जिस बहुत ज़्यादा मास होने पे, मैसिव मास होने पे क्या होगा, तभी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ये जो लॉ जो है, दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन ऑनर ऑफ सर इसाक न्यूटन। ये जो लॉ है, इस लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया? सर इसाक न्यूटन ने दिया इस लॉ को। ठीक है, तो इस लॉ में कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी मैसिव पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितना भी मैसिव पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट पार्टिकल्स है, यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड क्या बोला? मैसिव पार्टिकल विद अ फोर्स which is directly proportion to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। ये आप पढ़िएगा आगे जाके 9th क्लास में। ठीक, ऐसा फोर्स मतलब क्या हो, ऐसा फोर्स लगता है, इसमें क्या होता है, उसके मासेस का मतलब उसके मास का प्रोडक्ट होता हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका है वो दो बॉडी के मास के स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ देखिए आप, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब किसी एक पार्टिकल का किसी एक मैसिव पार्टिकल का मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब क्या, उल्टा होगा, एक चीज़ ज़्यादा होगा एक चीज़ कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जानना है ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमें। तो अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब आप देखते होंगे जब कोई बॉल को हम छोड़ते हैं ऊपर से तो वो अर्थ की तरफ चला जाता है, तो अर्थ की तरफ जाता है वो, तो अर्थ क्या उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अर्थ के बीच में और बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो कि एक्ट करता है डिस्टेंस से। ठीक है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कैन एक्ट एट अ डिस्टेंस। ये भी क्या एक डिस्टेंस से एक्ट करता है। तो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो बॉल जो गिर रहा था अर्थ की तरफ, तो अर्थ क्या उसके ऊपर डायरेक्टली फोर्स लगा रहा था या इनडायरेक्टली फोर्स लगा रहा था? किस तरह से फोर्स लगा रहा था अर्थ मतलब उस बॉल पर किस तरह से फोर्स लगा रहा था। ठीक है, ये जानेंगे हम। तो इसको क्या किया, साइंटिस्ट ने प्रिफेयर किया दैट एन ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ है, प्रोड्यूस अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ।
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता क्या होता है, जो जितना भी ऑब्जेक्ट है जो कि नज़दीक में है अर्थ से या अर्थ से बहुत दूर में है, सब ग्रेविटेशनल फील्ड में आने की वजह से क्या होता है, वो अर्थ की तरफ खिंचाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मतलब अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑल ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट जो है वो फार हो या नियर हो, सब क्या है, अर्थ की चारों तरफ खिंचा रहा है। तो इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट क्या है। तो वेट किससे बोलते हैं हमें, देखिए जो अर्थ की तरफ वेट क्या है, जो अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, वेट आ रहा है। जैसे क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली द फोर्स। वेट ऑफ बॉडी क्या है, एक फोर्स है जो कि अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, वही हमारा वेट ऑफ द बॉडी है। अगर हमें अर्थ नहीं खींचेगा, अगर हमें अर्थ नहीं खींचता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम वेटलेस हो जाएंगे, हमारे पास कोई वेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेट क्या है, वेट एक्चुअली क्या है, एक फोर्स है जो कि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो द स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यू कैन यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस, ये वाला स्प्रिंग बैलेंस देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपना वेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस बीम बैलेंस पे आप इसको वेट को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यू कांट यूज बीम बैलेंस। आप बीम बैलेंस का यूज नहीं कर सकते हैं वेट को, किसी एक बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए। क्यों, बिकॉज इट मेयरली कंपेयर्स द मास ऑफ अ बॉडी विथ द नोन मास ऑफ स्टैंडर्ड वेट। क्या बोला, ये सिर्फ आपको कंपेयर दिखाएगा। आपको आप जितना केजी का इस पे रखिएगा, 1 kg रखिएगा, 2 kg रखिएगा, 3 kg का रखिएगा आप इस पे वेट, तो इतना ही केजी का आपको क्या दिखाएगा, ये आपको सिर्फ कंपेयर दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कितना वेट हुआ, कितना मास हुआ आपका, मतलब कितना आपका वेट हुआ, ये शो नहीं करेगा, आपको कंपेयर कराया जाएगा। मतलब अगर आप 60 kg के हैं, 65 kg के हैं, तो 60 kg का अगर आपको यहाँ पे वेट रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इधर चढ़िएगा तो हाँ 60 kg हुआ, ठीक है। ये कंपेयर है, इस एक नोन स्टैंडर्ड वेट क्वांटिटी हमारे पास, स्टैंडर्ड नोन मास स्टैंडर्ड वेट हमारे पास है, और इस तरफ हम क्या चढ़ेंगे उसकी तरफ, तो हमारा कंपेयर होगा, ठीक है, एक्चुअल वेट नहीं पता चलेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं, वेइंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं वेट को नापने के लिए, लेकिन बीम बैलेंस का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वेट को नापने के लिए, क्योंकि ये एक सिर्फ क्या करता है, कंपेयर दिखाएगा आपको आपके मास का, बॉडी का एक स्टैंडर्ड मास वेट से, ठीक है। तो ये था आपका वेट। अब नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ फोर्स। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, there is very close relation between the force of gravity acting on a mass of 100 gram and the SI unit of force is called Newton। क्या बोल रहा है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में, जो कि 100 ग्राम ऑफ मास पे लगता है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या है। और SI यूनिट जो फोर्स का होता है उसे हम बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स का मतलब, फोर्स का जो साइन क्या होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। ये सर इसाक न्यूटन के नाम पे रखा है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। तो क्या बोला, द वेट ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास का वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन। 1 kg मास को अगर हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो कितना आएगा, 9.8 न्यूटन। या आप ध्यान में रखिए, आप इसे याद रखिए, ये आपका हमेशा यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो आपका न्यूटन है, ठीक है। और वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया, यहाँ पे 100 ग्राम वेट दिखाया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 ग्राम के बीच में रिलेशन दिखाया गया, यहाँ पे लेकिन दिखाया गया आपको 1 kg मास में, ठीक है। अगर 100 ग्राम पर अगर हम देखेंगे 100 ग्राम कितना न्यूटन आएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम कितना आएगा, 0.98 न्यूटन, ठीक है। ये आपका 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम 9.8 न्यूटन आया, तो 100 ग्राम कितना होगा, 0.98 न्यूटन, ठीक है। तो आपको बोला यहाँ पे देयर वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 100 ग्राम। क्या बोले, 100 ग्राम मास पे जो एक्ट कर रहा है आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो बहुत ही उसका क्लोज रिलेशन है कि कितना होता है, 100 ग्राम ऑफ मास को हम 100 ग्राम का वेट होता है वो 0.98 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। और 1 kg ऑफ मास हमारा होता है 9.8 न्यूटन। तो आपको ये याद रखना है, वेट ऑफ न्यूटन कितना होता है, वेट ऑफ न्यूटन मतलब वेट को अगर हम न्यूटन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मास को, 1 kg मास को, तो कितना होगा वो 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा
फोर्स एंड प्रेशर में फोर्स हमारा पूरा टोटली फिनिश हो गया आज, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, डिस्टेंस में से एक्ट करता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें क्या, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट फोर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये क्या करता है, डिस्टेंस से काम करता है, मतलब डिस्टेंस से ये वर्क करता है, मतलब ये एक्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे एक्ट कर जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था कि अगर आप किसी एक कॉम को या रूलर को या बलून को क्या करते हैं, अगर अपने बाल पे थोड़ा देर के लिए चलाते हैं, ठीक है, या बाल आपका ड्राई होना चाहिए, हेयर आपका रफ होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए, तो कुछ देर तक के लिए अगर आप उस पर अगर चलाइएगा कॉम को या रूलर को, तो उसमें क्या, उसमें चार्ज आ जाता है। कि चार्ज आने पर क्या होता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब उस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें आता है और उस चार्ज से एक फोर्स निकलता है। अगर हम क्या करें, उसको अगर स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं अगर उस कॉम को या उस रूलर को, तो क्या होता है, वो जो उसमें एक फोर्स आता है जो क्या करता है, वो छोटे छोटे पीस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, डिस्टेंस से एक्ट करता है, इसे भी हम बोलते हैं कि ये डिस्टेंस से एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर लास्ट में हमारा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, जितना भी चीज़ हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, वो सब क्या हो रहा है, वो एक अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपने चारों तरफ खींच रहा है, ठीक है। अपने चारों तरफ से अर्थ क्या है, सभी चीज़ को क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे सर इसाक न्यूटन ने दिया था। और ये लॉ क्या था इसका मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारा, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मासेस ऑफ देयर बॉडी, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन मासेस मत होता, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब हो गया कोई एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब हो गया कोई एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोला जा रहा था किसके, मासेस ऑफ द बॉडी के। तो मतलब जितना ज़्यादा मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ क्या करता है, हमें चाहो तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो, जितना भी चीज़ दूर में या पास में सब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर हमने देखा वेट क्या है, वेट क्या है, जो अर्थ जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है जिस फोर्स से, वही क्या है, वेट है। हम लोग वेट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब वेट मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस का, लेकिन बीम बैलेंस का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी से हमारे बॉडी के वेट को कंपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आपको बताया फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स आपका न्यूटन होता है। 1 kg ऑफ मास के वेट का कितना न्यूटन होगा, 9.8 न्यूटन होता है। और 100 ग्राम को अगर लिया जाए, अगर 100 ग्राम को हम चेंज करना चाहिए न्यूटन में, तो 0.98 न्यूटन होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आप फिनिश हो गया, आपका यहाँ पे चैप्टर फोर्स फिनिश हुआ, ठीक है। प्रेशर नेक्स्ट वीडियो से प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे लेकिन प्रेशर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा प्रेशर के ऊपर। तो हमारा आज के यहीं तक के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।